अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाजिया नैयर इस्लामाबाद से और वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त साजिद तारड़ साहब हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या हाल है आपके, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू शाजिया। वेरी बिजी आजकल क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास था, पाकिस्तान से कई लोग जी आए हुए बिल्कुल। थे। आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के हवाले से ही करना चाहते हैं। दोनों ममालिक जो कि हमसाया ममालिक हैं, पाकिस्तान और भारत, इनकी तरफ से तकारीर वहां पर की गई। दोनों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। भारत के चूंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान की तकरीर के हवाले से और वजीर आजम मोदी जो है भारत के वजीर आजम, उनकी तकरीर के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में सख्त मौकफ इख्तियार किया पाकिस्तान पर, इल्जाम तराशी के हवाले से, भारतीय रवैये के हवाले से भी एक सख्त जो मौकफ है वो दोनों ममालिक को पेश किया गया वहां पर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त भरपूर तैयारी में दिखाई दे रहे हैं कि वो अपनी पूरी टीम के साथ गए हैं। क्वाड सरबराही जो इजलास चल रहा है उसमें भी वो पहली मर्तबा शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बाइडेन के साथ उनकी इस मर्तबा पहली मुलाकात है। और जिस तरह से तकारीर वहां पर की गई, पूरी दुनिया उसको देख रही है कि दोनों ममालिक की बहुत एग्रेसिव किस्म की तकारीर थी। दोनों की तकरीरों के हवाले से आपका क्या एनालिसिस है? शाजिया, इस वक्त अमेरिका में इस पूरे पिछले हफ्ते में यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की गहमा गहमी थी। जी न्यूयॉर्क में ज़्यादा रौनकें थीं, लेकिन कई जो सदूर या कई डेलीगेशंस ऐसे थे जो वाशिंगटन डीसी में भी आए। उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेजमेंट की। एक तो मैं इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ैन था कि खान साहब को खुद पर्सनली आना चाहिए था यूनाइटेड नेशंस में। हम्म। और अगर अमेरिका के साथ वाशिंगटन डीसी के साथ उनके रवाबत नहीं भी हैं, रिलेशनशिप नहीं भी हैं, वो कॉल नहीं भी कर रहे, तो इनको चाहिए था कि यूनाइटेड नेशंस में आते और वहाँ पे आके अपना कंपेन करते। क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग नेटवर्किंग करने आते हैं। और आज के अफगानिस्तान के हवाले से जो हालात हैं, वहाँ पे पाकिस्तान को एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव कंपेन की ज़रूरत थी और एक मौका ज़ाया किया गया। मैं इसको मैं एहसास करता हूँ कि इसको खान साहब को आना चाहिए था। अच्छे सियासतदान साथ लेकर आते, अच्छे स्पोक्स पीपल साथ लेकर आते, अच्छे डिप्लोमेट लेकर आते, ऑर्गेनाइज तरीके से आया जाता और यहाँ पे पाकिस्तान का जो एक फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान जो चाहता है उसकी एडवोकेसी यहाँ पे की जाती दूसरे ममालिक के साथ। स्पीच इन पर्सन दी जाती। मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिस्ड। अब मैं आगे चलना चाहता हूँ कि जो खिताब वहाँ पे हुए उन पे उसका क्या असर हुआ, किसके, मोदी साहब ने और इमरान खान साहब ने। क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस 3 कंट्रीज़ पे होता है, एक अमेरिका, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आसपास जो पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उन पे। यहाँ पे शाजिया, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ख़ास करके एक जो मेरे दोस्त, जो मेरे देखने वाले हैं, वो एक राय मेरे ख़िलाफ़ एक या जो मेरे क्रिटिक्स हैं वो बिल्ड करते हैं कि मैं शायद जी खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। मैंने हालांकि कई दफ़ा अपने सेगमेंट्स में, अपने जहाँ मैं बैठता हूँ, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, पाकिस्तान इज़ माई मदर लैंड, अमेरिका इज़ माई होम लैंड। मेरी अमेरिका के लिए भी फीलिंग्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेरी मदरलैंड के लिए ज़्यादा फीलिंग्स है। हाँ, मेरी मदरलैंड को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से उसको गवर्न किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो कुछ भी करते हैं उन पर तनकीद करना मेरा एक बुनियादी हक है और मैं करता रहूँगा। उसकी वजह है, मैं समझता हूँ कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उसके खिलाफ बोलना ज़रूर है, इजहार राय करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि मैं जितना अपने आप को एजुकेट करता हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरा ये एक सब्जेक्ट मैटर है, मैं पेशे के लिहाज, तालीम के लिहाज से मैं एक वकील हूँ और 2 दफ़ा लॉ स्कूल गया हूँ, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। इस लिहाज से मैं अगर पढ़ता हूँ और मैं एक ओपिनियन रखता हूँ तो मैं उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करना चाहिए और मैं करता रहूँगा। एग्रीड। अब इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि तकारीर में क्या हुआ। तकारीर में जो तकरीर भी मैं डिस्कस करूँगा दोनों की, मोदी साहब की और इमरान खान साहब की, और फिर उसके जी बाद मोदी साहब के स्ट्रिप के अंदर जो मुलाकातें थी वो भी डिस्कस करूँगा। खान साहब, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मैं खान साहब एक वाहिद लीडर हैं कायदे आज़म के बाद जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, था और हूँ। ज़ाती हद तक खान साहब इज़ अ वंडरफुल लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी तकरीर जिस तरीके से जनरल असम्बली में पिछली दफ़ा
बहुत बहुत अच्छी तकरीर थी, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। खान साहब की तकरीर इस दफ़ा भी बहुत अच्छी थी। उसमें खान साहब ने चीज़ों को बिल्कुल आइडेंटिफाई करके चीज़ों ने, वो कहते हैं ना, ही नेल्ड द कॉफिन। उन्होंने बड़े अच्छे जी। तरीके से डिलीवरी, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। लेकिन अब मैं यहाँ पे खान साहब के जो मैं जब क्रिटिसाइज करने की तरफ जाऊँगा, तो जिन चीज़ों का खान साहब को सेटबैक है, एक तो अच्छी टीम नहीं है और सर्कमस्टांसेस, उनके एनवायरनमेंट ऐसी नहीं है जो एक अच्छे लीडर के लिए मौजू हो। तो इस वक्त मेरे ख्याल में खान साहब, जिस तरह पिछले दिनों में दोशंबा में किसी ने जो शेर पढ़े हैं, वो शेर काफ़ी हद तक खान साहब को आजकल जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो सूट करता है, वो सूट करती चीज़ें। किसी ने बड़े रिसर्च के बाद उन शेरों पे आके उसमें गुजारा किया। अब खान साहब की तकरीर, खान साहब ने अफगानिस्तान में होने वाले हालात और खान साहब ने अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में और दुनिया को एक लेक्चर दिया कि किस तरीके, अमेरिका को बिलखसूस एक लेक्चर दिया कि आप अपनी 20 साल की नाकामी को कामयाबी में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। आप किस तरीके से वहां पे डॉलरों की दोबारा बारिश करें, दोबारा इंगेज हों तालिबान के साथ, उनको पार्टनर बनाएं आप दहशतगर्दी के खिलाफ, तो आपके उसमें क्या हो सकता है। ये एक थ्योरी है, बड़ी अच्छी थ्योरी दी उन्होंने। लेकिन उसमें मुझे ये बताएं कि जिस वहां से निकलना इखला के पीछे इकोनॉमिक रीजंस थी एक, और वहां से निकले तो फिर वो दोबारा इतने डॉलर क्यों देंगे, और देंगे तो अपने टर्म्स पर देंगे। वो बिल्कुल ऐसे यहां ही पे है। बल्कि तालिबान को अगर देखा जाए तो वो खुद एक डेड एंड में, आग एक बंद गली में फंसते जा रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर से पैसे आए, लेकिन लोग पैसे बाहर से देंगे लेकिन अपनी कंडीशंस पे देंगे। जब अपनी कंडीशंस पे देंगे तो आपके हार्डकोर जो आपके अपने ग्रुप है आपको छोड़ देंगे, वो आपके खिलाफ फिर लड़ाई शुरू कर देंगे कि आप अमेरिका के एजेंट बन गए हैं, आप अपने फिलॉसफी से हट गए हैं। तो एक बंद गली में फंस गए बेचारे। बाहर से डॉलरों के आने के इम्कानात नहीं है, और अगर होंगे तो अपनी टर्म्स पर होंगे, वो तालिबान की टर्म्स पर नहीं होंगे, वो पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं होंगे। वो तो मेरे ख्याल में ये कोशिश करना और वहां से डॉलरों का हसूल बहुत मुश्किल है। उनको चाहिए, टेक्नोक्रेट्स चाहिए कि वो कोशिश करें कि अफगानिस्तान के अंदर इनकम किस तरह क्रिएट की जा सकती है, किस तरह सर्वाइव किया जा सकता है। और ये पॉसिबल है, ऐसे नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। ईरान बड़े अरसे से दुनिया का एम्बार्गो और सैंक्शंस के अंदर एक कर्टेन कर दिया गया है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और अफगान, दे आर टफ नेशन। उनकी सारी टफनेस, उनकी जियोग्राफिक लोकेशन देखें तो दे आर टफ पीपल, दे हैव बीन फाइटिंग सिंस द ब्रिटिश पीरियड, और अभी तक फाइट कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तानियों की तरह साजिशों के अंदर उनकी ज़्यादा इस दुबई और लंदन में इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं जिस तरह हमारी हैं। तो वो मेरे ख्याल में अगर वो तीसरा रास्ता अडाप्ट करने की कोशिश करें तो वही एक चांस नज़र आता है। वरना अगर बाहर से डॉलर लेंगे तो इस वक्त मूड जो बन चुका है कि वो देंगे, साथ शराइत बड़ी सख्त होंगी। अब अगला पॉइंट जो खान साहब ने एक बड़ा, मैं समझता हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं जब भी मैंने बोला हूँ तो उसके खिलाफ बोला हूँ, पाकिस्तान की करप्शन। खान साहब ने इसके बारे में पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो डेवलपिंग कंट्री से किस तरह पैसा सक करके वहाँ ले जाते हैं। लेकिन खान साहब को इस पर यह सोचना चाहिए वहाँ पे लेके कौन जाते हैं। वो आपके अपने हुक्मरान पाकिस्तानी करप्ट लोग लेकर जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है, मैं जिस तरह पहले भी कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ कि अगर आपका बच्चा सिगरेट पीना शुरू कर दे तो आप खोखे को आग नहीं लगा देते, सिगरेट बेचने वाले को जाके थप्पड़ नहीं मारते, आप अपने बच्चे को समझाते हैं कि आप बेटा सिगरेट ना पियो। बिल्कुल ऐसे ही। आप अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा कर आए, तब्दीली का नारा लेके आए, आप माजरत के साथ कि आप अभी तक एक सिंगल डॉलर रिकवर नहीं कर सके। आप सिर्फ और सिर्फ वादों नारों तक, और आपने इस पे भी, आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको होमवर्क जो है वो करना पड़ेगा, वरना हालात, वो कहते हैं गलती गुंजाइश निश्ता, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। लंदन और अमेरिका में जो पैसा आ चुका है वो क्यों देंगे आपको वापस? आप मालकों से पैसा मांगते हैं, अपने बच्चों को दुरुस्त नहीं करते। आप वहां अपनी टैक्स कलेक्शन कितनी कर पा रहे हैं, उसमें आप नाकाम हैं। करप्शन का पैसा बाहर से आप लाने में नाकाम है, बल्कि पैसा अभी भी ड्रेन हो रहा है। आपका पैसा आपके 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 साथी दोस्त अभी तक लेके जा रहे हैं पार पैसा। तो आपकी तकरीर के लिहाज से बहुत अच्छी तकरीर थी, लेकिन प्रैक्टिकली इट वाज, मुझे वो तकरीर इस तरह लगी है जिस तरह एक फिक्शन है कि खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। दुनिया को भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि मैं ये चाहता हूं, लेकिन दुनिया उस तरह करेगी नहीं, क्योंकि दुनिया एक तो कोविड के बाद
दुनिया पे एक तो इकानमी सारी वो स्ट्रांग नहीं रही सारी दुनिया की। अमेरिका के पास उतने वाफर डॉलर अब मौजूद नहीं है कि वो बारिश करते जाएं अफगानिस्तान पे और आपको भी बिलियंस और बिलियन डॉलर देते जाएं और आप दुबई और लंदन पैसे भेजते जाएं। इस तरह मेरे ख्याल में आगे मुस्तकबिल में नहीं होगा। पाकिस्तान के जो भी डिसीजन मेकर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा। आपने कोशिश की थी चाइना के साथ डॉलरों की डील बनाने की। मुझे जो लग रहा है, मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ कि इस वक्त खान साहब को भी तकरीबन काफ़ी अरसा हो चुका है कि वो चाइनीज़ प्रीमियर के साथ उनकी बात हो। मेरे ख्याल में किसी ने मुझे अगले दिन बताया शायद 1.5 साल हो चुका है। वो आपके सी पैक के प्रोजेक्ट्स पे भी वो खुश नहीं है। वो वहाँ से भी नाराज़गी का इजहार हो रहा है। तो इस वक्त आप एक ऐसी जगह पे आप 0 पॉइंट पर खड़े हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आप फैसल मस्जिद की तरफ जाना है आपने या आपारा मार्केट की तरफ जाना है। आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं और आपके पास किसी वैगन का कोई टिकट मौजूद नहीं है। अब मैं मोदी साहब की बात करना चाहूंगा। मोदी साहब आए। मोदी साहब की तकरीर जो मैं देखूं तो उन्होंने अपनी तकरीर में बिल्कुल पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इशारों के नाम से उन्होंने किया। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी साहब के इस ट्रिप को जो नाम दिया जा रहा है वो ग्लोबल लीडरशिप का। वो इंडिया मीडिया यहां तक, मैं हैरान होता हूं किस तरीके से वो अपने मोदी साहब के स्टैचर को बिल्ड करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी साहब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देने आ रहे हैं अमेरिका में। उनकी इस ट्रिप का नाम था ग्लोबल लीडरशिप, कि हम अब दुनिया को लीड करेंगे, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मोदी साहब आए। मोदी साहब ने अपनी स्पीच में 3-4 चीजों पर जोर दिया। उन्होंने कोविड के ऊपर जोर दिया, जमहूरियत के ऊपर जोर दिया, और उन्होंने कहा कि किस तरह एक चाय बेचने वाले का बच्चा आज चौथी दफा यूनाइटेड नेशन में स्पीच कर रहा है। मैं तीनों चारों चीजों के साथ डिसएग्री करूंगा। कोविड के लिहाज से जितनी मौतें वहां पे हुई और जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया, दुनिया में एक इबरत का निशान है। वो मुझे अभी तक याद है कि दिल्ली में किसी बच्चे ने ये स्टेटमेंट ट्वीट किया था कि मेरा दादा ऑक्सीजन के बगैर उसकी जान जाती रही है, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। वहां पे इस वक्त कोई स्पीड, वहां पे कोई जर्नलिस्ट, कोई एंटी मोदी बात करे, शाम को उसको पकड़ लिया जाता है, उसके खिलाफ कोई। एक तो वहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जमहूरियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। मोदी साहब और हमारे जो बाइडन साहब मुसलसल ये नारे लगाते रहे हैं, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द वर्ल्ड। और मैं समझता हूं मोदी साहब ने 2 चीजें बड़े स्टाइल के साथ, बाकी तो वो बड़ी अजीब सी चीप किस्म की हिंदी बोलते रहे, लेकिन 2 लफ्ज उन्होंने इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस में कहा कि डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड, डेमोक्रेसी इज डिलीवरिंग एंड डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। अगर इसी का नाम जमहूरियत है जो आपके वहां इंडिया में चल रही है, तो वो इसके बारे में मैं यही शेयर कहूंगा, ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। उसकी वजह यह है जमहूरियत बिल्कुल नहीं है, डिक्टेटरशिप है। वहां पे मीडिया टोटल कंट्रोल्ड बाय मोदी। इकॉनमी डूब चुकी है वहां की, लेकिन वहां का मीडिया उनके साथ है। गोदी मीडिया मशहूर है पूरी दुनिया में। और अगर आप एंटी मोदी जाएं तो आपको एंटी इंडिया समझ के लोग थप्पड़ों से मार देते हैं। ये हालात है वहां पे। मोदी साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का नाम लिया, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि 25 करोड़ मुसलमानों की जिंदगियां जो हैं वो बिल्कुल इबरत का निशान बन चुकी हैं वहां पे। कश्मीर के हालात, 9 लाख फौजी, खान साहब ने भी इसको वहां पे यूज किया, 9 लाख फौजी वहां पे तैनात हैं और जिस तरीके से वहां पे उनको घेरा कर चुके हैं, इस वक्त मैं ना सिर्फ शर्मिंदा हूं बल्कि दुनिया से डिसअपॉइंटेड हूं। इसी यूनाइटेड नेशन से मैं डिसअपॉइंटेड हूं, जिनकी इतनी चीजें मौजूद हैं, इतनी शिकें मौजूद हैं कश्मीर के बारे में, और उस पर आज तक पिछले 73 साल से काम नहीं हो रहा। तो मोदी साहब आए। मोदी साहब ने सबसे पहले तो जमहूरियत का नाम लिया। कोविड के बारे में उन्होंने कहा जी कि हमने डीएनए रिलेटेड वैक्सीनेशन तैयार कर ली है। उन्होंने कहा है हमने ऐसी वैक्सीन बना ली है जो बहुत जल्दी आप नेजल स्प्रे के जरिए आपको वैक्सीन लग जाया करेगी। और उन्होंने दुनिया को कहा है कि कम एंड असेंबल द वैक्सीनेशन इन इंडिया। उन्होंने कहा है कि हम वैक्सीनेशन लोगों को बाहर दुनिया को दे रहे हैं, क्योंकि वो ही पोर्ट्रे एज अ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ पे मेरा ख्याल है 60 to 70% इंडियन $2 पर डे के हिसाब से वहां पे मेरा ख्याल है कमाते हैं, $2 से भी कम है। और इबरत, वहां गुर्बत के हालात इतने बुरे हैं, सवाए चंद शहरों में हाईवेज बना लेने से और रोशनियां लगा लेने से, खंबे लगा लेने से आप सुपर पावर नहीं बन सकते। मोदी साहब, आपके तो 90% इंडिया में टॉयलेट तक मौजूद नहीं है। तो मोदी साहब, लेकिन एक आफरीन है उस पर, मैं मुसलसल कहता रहा हूं कि कैंपेन उन्होंने बड़ी अच्छी चला रखी है पाकिस्तान के खिलाफ और उसमें कामयाब है।
यहाँ पे और दूसरा जो मैंने शायद आपको पहले कहा था कि दुनिया में कई नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली हैं, सारी खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मोदी साहब की मूवमेंट ऐसी सक्सेसफुल है कि उन्होंने हिंदुओं को ऐसा ख्वाब दिखाया है कि हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली, कि हम दूसरी कौमों को या कन्वर्ट कर देंगे हिंदुइज्म में या निकाल देंगे। ऐसा ख्वाब एक दिखाया है, ऐसी ट्रक की बत्ती दिखाई है कि यहाँ पे बड़े बड़े पढ़े लिखे हिंदू अमेरिका में भी बैठ के मैंने देखा है कि वो वही हिंदुत्व के ख्वाब, हिंदुस्तान, वो कहते हैं हम बर्मा को भी ले लेंगे, नेपाल को भी ले लेंगे, पाकिस्तान को भी खत्म कर देंगे, सारा कुछ ये चाइना, सारा कुछ ये हिंदू बन जाएंगे सारे, यहाँ पे घंटियां बजेंगी। तो खुदारा मोदी साहब, ये 21वीं सदी है, आप इंडिया में जो मर्जी कर लें, ये आपका एक फिक्शन है, एक ख्वाब है। और जिस तरीके से आपने कहा है कि आप चाय बेचने वाले के बच्चे थे और चौथी दफा यूनाइटेड नेशंस आ रहे हैं, लोगों को पता है कि जमहूरियत के क्या हालात हैं, ईवीएम फ्रॉड के हालात लोगों को पता है, और जिस तरह के टूटी फूटी आपकी जमहूरियत है, लोगों को सारा पता है आप किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक प्लान है, मैं समझता हूँ कि आप इसमें वाकई बहुत स्मार्ट हैं, कि आपने ये देख लिया है कि वहां पे मेजॉरिटी हिंदू हैं और मेजॉरिटी हिंदुओं में से मेजॉरिटी हिंदुओं के वोट किस तरह लेने हैं। और आपने जो गुजरात के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करके आपने लाइसेंस लिया था, उसी लाइसेंस के बेस पर आप उन हिंदुओं के वोट ले रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा आपको भी और देखने वालों को कि मोदी साहब की सीक्रेट का वाहिद एक सीक्रेट ये है कि जब भी उन्होंने वोट लेने होते हैं, मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं, कश्मीर पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की तैयारी कर लेते हैं, तो इलेक्शन जीत जाते हैं। सिर्फ ये सीक्रेट है, इसको मैं जमहूरियत अच्छा नहीं कहूंगा। अच्छा साजिद साहब, एक क्वेश्चन और है कि क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त वहां पर खुद मौजूद हैं, अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़े से उनके दौरे के हवाले से और उनके खास तौर पे जो तिजारती और दो तरफा रवाबित के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से भी थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, मोदी साहब के ट्रिप के बारे में मेरे नजर में अगर मुझसे क्वेश्चन किया जाए तो अमेरिकन जो बाइडेन गवर्नमेंट ने उनको कोल्ड शोल्डर दिया है। एक तो जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में खुद दरवाजे पे आके उनको रिसीव नहीं किया। उसके बाद जो कैमला हैरिस के बाद के साथ उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उन्होंने, उसमें भी कैमला हैरिस ने वहाँ की जमहूरियत के बारे में क्वेश्चन मार्क सामने रखे और अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि उनको 5 सीईओ के साथ मुलाकात उनकी की गई। उनमें एक मेरे लिए थोड़ा सा जो ज़्यादा था, दूसरे तो कई बड़े बड़े सीईओज थे जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंटें हैं इंडिया के साथ, इंडिया के अंदर $80 बिलियन, और उन्होंने एक ने तो यहाँ तक कहा कि हम $40 बिलियन और इन्वेस्ट करने वाले हैं। लेकिन एक इंडियन कंपनी थी जो यहाँ पे ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी के साथ 5G टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और कंप्यूटर चिप्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। मैं उसके बारे में लोकल खबरें मेरे जो नज़र से गुजरी हैं कि अमेरिका के साथ वो डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में ड्रोन्स देंगे, हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स टू इंडिया। लेकिन इस ट्रिप के दौरान एक बहुत बड़ी बात सामने नजर में आई है कि एयरबस, जो कि एक फ्रेंच गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है कि इंडिया में 2025 में टाटा और एयरबस दोनों मिलकर 2025 में एयरबसें बनाएंगे, जहाज बनाएंगे। और जो पाकिस्तानी अमेरिकन और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक और डिफेंस के लिए बिलखसूस एक तशवीशनाक बात है कि एयरबस डिफेंस वाले वहां पे फाइटर जहाज भी इंडिया में बनाएंगे 2025 तक। इसका भी $बिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट था। और मैं समझता हूं कि अमेरिका में आके बोइंग से कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय एयरबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना और फिर उसका इसी टाइमिंग में ऐलान करना, मैं समझता हूं कि दे हैड गट्स टू डू इट। लेटर ऑन दे विल डेफिनेटली पे द प्राइस फॉर दिस। दोनों तकारीर के बाद वहां पे रिबटल सेशन भी दिया जाता है, 10 मिनट का टाइम होता है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, उन पे मैं जो एक अच्छी चीज भी उसमें हुई, मैं उसको भी मेंशन करना चाहूंगा। रिबटल में जब रिबटल इंडिया की तरफ से दिया और मुझे उस पर तशवीश थी, जो खातून इंडियन डिप्लोमेट बोली, उन्होंने सारी चीजें, सबसे पहले तो उसने एक पर्सनल अटैक किया। उसने कहा कि इमरान खान साहब झूठे हैं। मेरे ख्याल में इट वाज बिलो द बेल्ट। उन्हें चाहिए था कि उनके रुतबे और चीज़ों का एहतराम करती, डायरेक्ट इस तरह ना कहती कि ही इज अ लायर और ही वाज स्पीकिंग लाइज। एक तो उसने ये किया, मैं समझता हूँ ये बदतमीजी है
डिप्लोमेटिक सूट नहीं करता कि आप यूनाइटेड नेशंस में बैठ के किसी को कहें। दूसरी उसने एक बात की, मुझे मेरे नॉर्म्स के खिलाफ है ये। नहीं, उसके बाद जो दूसरी चीज़ शाजिया मेरे कलेजे को लगी है वो मैं बताना चाहूँगा, एक्सप्रेस ज़रूर करूँगा। उसने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए जल्द अज जल्द आज़ाद कश्मीर का कब्जा छोड़ दें। वो मेरे लिए एक तकलीफ दह बात थी। How dare she has said it in the United Nations Assembly, but ultimately she did it. हाँ, जो मैं अच्छी बात की तरफ जाना चाह रहा था कि इसमें पाकिस्तान ने बाकी तो कई ब्लंडर किए, यहाँ पे अजीब अजीब से लोग अपने बना के नुमाइंदे भेज दिए जिन्होंने पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया, उन्होंने दंचके लगाए। लेकिन एक अच्छा किया कि वहाँ पे इस चीज़ का रिबटल जो था मोदी की तकरीर के बाद, रिबटल देने के लिए एक ब्लाइंड पाकिस्तानी डिप्लोमेट साइमा सलीम को लाए। और मैं चाहूँगा कि मैं साइमा सलीम के बारे में चंद अल्फाज बताऊँ। एक तो साइमा सलीम जो थी, एक तो 13 साल की थी जब उनकी आई साइट कमज़ोर हुई, ख़त्म हुई। रिटिमिटस पिगमेंटोसा उनको डिजीज़, एक नेचुरल डिजीज़ थी जिसकी वजह से उनकी बीनाई ख़त्म हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस खातून का डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग डीएनए है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कैंडिडेट कॉलेज से ग्रेजुएट हुई, उसके बाद उन्होंने सीएसएस का इम्तिहान दिया और इस वक्त पाकिस्तान में रिजर्व सीटों पे, खासकर जो होते हैं हमारे हैंडीकैप लोग, डिसेबल लोग, उनके लिए फॉरेन सर्विस नहीं रिकमेंड की जाती थी। लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज करा के और स्पेशल परमिशन के हिसाब से उनको एज अ डिप्लोमेट फॉरेन सर्विस में हायर किया गया। उन्होंने सीएसएस का इम्तिहान भी बरेल पे दिया। उनकी स्पीच वाज वेरी वेल रिटन और उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी थी। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि इन खातून को वहाँ भेजना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छी बात थी। उसका इमेज था। हमारी साइमा सलीम साहिबा जो हैं, इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिस इन जिनेवा, वहाँ पे सेकंड सेक्रेटरी हैं। 4 बहन भाई हैं और इनके भाई जो हैं उनका नाम यूसुफ सलीम है और वो पाकिस्तान के वाहिद ब्लाइंड जज हैं। और इनकी एक बहन जो है लाहौर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। एक तो उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी और उन्होंने आके साबित किया है कि दिस इज़ पाकिस्तान इमेज। मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद अच्छा स्टेप था जो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने बड़े अरसे के बाद लिया। मैं इसके बारे में जितना भी खराज तहसीन पेश करूं वो कम होगा। तो इसके साथ ये तो कंक्लूड हुआ। दूसरा मैं थोड़ा सा ये आगे चल के बताऊंगा कि हमारे और दुनिया में क्या इस वक्त चल रहा है, क्या बातें जी बिल्कुल, मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी आपसे जर्मनी और कनाडा के हवाले से कि वहां पे इलेक्शंस हुए हैं, तो उन इलेक्शंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? दोनों जो लीडरान हैं, जस्टिन ट्रूडो और जो जर्मनी से हैं, दोनों का पूरी दुनिया में जो है वो बड़ा जबरदस्त उनका इमेज है। तो मैं चाहूंगी कि आप इन दोनों इंतखाबात के हवाले से भी कुछ कहें। देखिए, कनाडा क्योंकि इट्स एडजॉइनिंग कंट्री टू नेक्स्ट टू अमेरिका, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट भी होता है। तो देखिए, ट्रूडो साहब लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके वालिद साहब जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, तो सियासत इनको गुड़ती में मिली है। और दूसरा, कॉलेज के अंदर ये ड्रामा एक्टर थे, इन्होंने एक्टिंग एज ए एजुकेशन ली है और मैं समझता हूँ बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं ये। इन्होंने कोविड के बाद वॉलंटियर बेसिस पे इलेक्शन कराए, जो इलेक्शन $600 मिलियन कास्ट किया कनाडा को, लेकिन उसके कोई खातर खा रिजल्ट नहीं थे। जीते हैं 170 सीटें चाहिए थी इनको अपनी वाज़े अक्सरियत के लिए, लेकिन 157 सीटें ले सके। दोबारा कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इनको थोड़ा सा इशारा ये गया है कंजर्वेटिव्स की तरफ से कि यू हैव टू इम्प्रूव। ये मैसेज इनको यहाँ पे मिला। जर्मनी में इलेक्शन हुए, कंजर्वेटिव पार्टी की थी चांसलर जिन्होंने एक लंबा अरसा वहां पे रूल किया, उनकी पार्टी को क्लीन शिकस्त मिली है। वहां पे सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी सामने आई है। लोगों को इसका मतलब है कि इतराज था उनकी पॉलिसीज पे, वो दे आर लीनिंग टुवर्ड्स सोशलिस्ट एजेंडा जर्मनी में। मैं समझता हूँ जो कंजर्वेटिव्स मेरी तरह के पूरी दुनिया में उनके लिए एक शाख था। तो ये उनकी सूरत हाल है। इंग्लैंड में जब अब बात कर ही रहे हैं तो वहां पे एक मैं और चीज मेंशन, 2 बातें करना चाहूंगा उस हवाले से जब यूरोप की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में इस वक्त पेट्रोल की एक क्राइसिस चल रहे हैं। ब्रेक्सिट के बाद वहां पे जो ट्रक ड्राइवर हैं वो मुयसर नहीं है। जो दूसरे ममालिक से ट्रक ड्राइवर थे वो वापस जा चुके हैं। उनके वर्क परमिट, उनके पेपर्स वहां पे दे वर नॉट सफिशिएंट। ब्रिटिश पेट्रोलियम और दूसरे जो हैं उनके 2/3 पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। एक क्राइसिस है।
और लोग वहाँ पे दे आर टॉकिंग अगेंस्ट द ब्रेक्सिट। उनको एक मौका मिल गया है, प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम कर रहे हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी को ब्लेम कर रहे हैं। वहाँ पे 5,000 नए वीज़े जारी किए गए हैं फॉर टेम्परेरी ड्राइवर्स, हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स जो के बड़े बड़े ट्रकों को चला के पेट्रोल पंपों तक ले जा सकें। दूसरा एक जो आज की बड़ी अच्छी बात थी, ये अमेरिका के जी। अंदर मैं समझता हूँ, कोविड के हवाले से मैं मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि कोविड का इलाज गोलियों के ज़रिए जो है वो दरियाफ्त होने के बहुत नज़दीक आ चुका है। एंटी वायरल 3 किस्म की जो गोलियां हैं, ड्रग्स हैं, इन ट्रायल हैं। अगर वो आ जाती हैं तो मेरे ख्याल में हम लोग कोरोना फ्री तो नहीं होंगे, लेकिन कोरोना एक इसी तरह हो जाएगा जिस तरीके से हम फ्लू से हैंडल करते हैं या किसी और इन्फेक्शन या वायरस के साथ हम हैंडल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो विल गेट यूज टू विद द कोरोना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, आज की न्यूज़ है कि इसका गोलियों के जरिए इलाज निकल रहा है सामने आ रहा है। जबरदस्त। आपने बरतानिया की बात की, तो बरतानिया के हवाले से ही एक क्वेश्चन मेरे पास भी है कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली को जो है वो कर दिया गया है बरी मनी लॉन्ड्रिंग केस से। इसके हवाले से भी मैं जानना चाहूंगी कि आपके क्या ख्यालात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये न्यूज़ हमारे कुछ नून लीग के दोस्तों के लिए तो अच्छी न्यूज़ होगी। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा इतना चार्म नज़र इसलिए नहीं आया कि ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग जो इंग्लैंड में तो वो किसी और तरीके से होगी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग शरीफ फैमिली ने ना सिर्फ वहाँ की, उन्होंने मिडल ईस्ट में भी की। उनके ऊपर अकामा रखने के एतराज़ात भी मौजूद थे। और बिलखसूस यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर उनके ऊपर, अगर वो बिल्कुल उनका दामन पाक है, तो आके कोर्ट्स में अपने केसेस को फेस क्यों नहीं करते। मेरा ये होगा, उसके बारे में ये स्टैंड था। ये खबर तो वाकई कुछ हमारे नून लीग के दोस्त जो हैं आज वो बिल्कुल मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उसका कोई इतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी कंटोनमेंट में जो इलेक्शन हुए, वाकई उसमें नून लीग पंजाब में उन्होंने स्वीप किया है। इस वक्त जो वहाँ पे सियासी जो राय है ईवीएम के बारे में, उस हवाले से जो इख्तलाफात हैं इलेक्शन के बारे में, इस वक्त उसमें कई पार्टियां एक टेबल पर मौजूद नहीं हैं। पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है पंजाब में वापस आने के लिए। नून लीग अपने फैमिली के इंतशार में है। वो अगले दिन जो मज़ीद न्यूज़ थी कि मरीम नवाज साहबा ने गुनाह वाले लफ्ज़ के साथ जो जिस तरीके से एतराज़ किया कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, आज उसको उन्हीं के एक फैमिली मेम्बर हमजा शहबाज शरीफ साहब ने ओन कर लिया है कि हम वो गुनाह नहीं थे, हम शामिल थे। तो ये उनका अपना इंटरनल इंतशार है, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस इतने मैच्योर नहीं हैं जितने होने चाहिए। इनको चाहिए कि कौमी नेशनल इंटरेस्ट की तरफ देखें, आगे देखें फ्यूचर में क्या होना है। नैब के इस वक्त चेयरमैन के ऊपर जो उनको एक्सटेंशन देने के बारे में ह्यूज डिवाइड इन दैम। आगे मुस्तकबिल में एक और डिस्कशन है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन के बारे में क्वेश्चन मार्क है। तो एक मिला जुला सा माहौल है, लेकिन दे आर नॉट ऑन द सेम कंसेंसस। हर एक अपने अपने सूबे में बैठे हैं और अपनी अपनी पतंगे उड़ा रहे हैं, लेकिन दे हैव टू गेट मैच्योर। मेरे ख्याल में नेशनल एजेंडे के ऊपर उनके ज़्यादा जोर होना चाहिए कि या फिर ज़ाती केसेस के बारे में। अच्छा साजिद साहब, एक आखिरी क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी। हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। तोशा खाना के हवाले से हम साबका गवर्नमेंट्स का देखते रहे हैं कि उनके स्कैंडल सामने आए कि तोशा खाना में जमा कराए जाने वाले जो तहाइफ थे वो अपने साथ ले गए। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन इस वक्त भी सामने है कि इमरान खान साहब को जो तहाइफ बाहर से मिल रहे हैं वो भी तोशा खाना में जाने के बजाय उनके अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या ये भी वही पुरानी डगर पर चल पड़े हैं? मैं इस पे भी थोड़े रिजर्वेशन इसलिए उसका इजहार करूंगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर मसाइल देखें क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा मसला इस वक्त कोविड है। पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले हैं उनको सबसे बड़ा इशू अफगानिस्तान का होना चाहिए, डॉलर की बढ़ती प्राइस पे कि उसकी इन्फ्लेशन पे होना चाहिए। आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल इशूज क्या है। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान की तवज्जो इस वक्त जो डिस्कशन का वो है तोशा खाना, और वो भी शर्मिंदगी है। आप इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें कि किस तरीके से इस तोशा खाना को अब्यूज किया गया। तोशा खाना के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपके हुकूमती और पीटीआई वालों ने कहा कि हम ज़्यादा इन्वॉल्व या इसके बारे में इसलिए नहीं हो रहे। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि कई ममालिक जो हैं बड़े चीप किस्म के गिफ्ट देते हैं तो हम उनको डिस्क्लोज नहीं करते। भाई गिफ्ट आपके तो होते ही नहीं है, वो तो आपके ओहदे को गिफ्ट दिए जाते हैं, आपके कंट्री को गिफ्ट किए जाते हैं, वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। यहाँ मैंने जो इसके ऊपर रिसर्च किया शाजिया, वो ये थी कि इसमें ना सिर्फ सियासतदान इन्वॉल्व हैं बल्कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इसमें इन्वॉल्व है।
कि वो किस तरीके से इसको मैनिपुलेट करते हैं। इसकी जब इसकी वैल्यू लगवाई जाती है तो वो बहुत कम लगवाई जाती है, और किस तरीके से वो या सियासतदान उसको खाते हैं या हमारे ब्यूरोक्रेट खाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अच्छी गवर्नेंस हो तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि पूरा प्रोसेस दुनिया के सामने शीशे की तरह रखते कि ये तोशा खाना है। जब खान साहब वजीर आजम में हाउस में आए, इतने दौरे थे, इतने गिफ्ट थे, और आज वो कहां हैं। अगर रियासत के मदीने में तो फिर ये इसी तरह का होना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि इसके ऊपर एंकरों ने प्रोग्राम बहुत किए, लेकिन हमारी पीटीआई गवर्नमेंट ने उसके बारे में कोई क्लियर वजाहत नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि ये हमारे ऊपर इल्जामात हैं और इसकी हकीकत क्या है। कंफ्यूजन है, मेरे जैसे लोग कंफ्यूज हैं, और मेरे जैसे लोग जो हमेशा कहते हैं कि करप्शन हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे बोन मैरो में घुस चुकी है, और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। मेरे जैसे लोगों को कुछ सवाल जवाब मिल नहीं रहा। हम एक कानून पढ़ रहे हैं कि तोशा खाने के बारे में क्या कवानीन है, किस तरीके से मुख्तलिफ हुकूमतों ने आके उसके कवानीन चेंज किए, किस तरीके से आपके वजीरों ने उनके कवानीन चेंज किए, और किस तरीके से उसको लूटा गया। हमारे पास ये इन चीज़ों के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट की कोई जवाब हकीकत हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को मैं ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब कि आपको चाहिए इस बात को क्लैरिफाई करें कि आपकी गवर्नमेंट में आके तो कितने गिफ्ट रिसीव किए गए, वो कहाँ हैं आज मौजूद, क्या वजह। क्योंकि आप खुद इन चीज़ों के बारे में आप सख्त स्टैंड लेते रहे हैं माजी में, लेकिन आज आप उसका खुद जवाब नहीं दे रहे। ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं चाहूँगा कि कोई इसके बारे में कोई अच्छा सा कोई जवाब दे या एंकर प्रोग्राम करे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे आपसे, आप क्लोजिंग रिमार्क्स, और मेरी तरफ से आपके देखने वालों सबको खुदा हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच साजिद साहब, हमेशा की तरह आपका तज्जिया बहुत ज़बरदस्त था। ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशंस के हवाले से दोनों ममालिक की जो तकारीर हुई, दोनों वज़राए आज़म के हवाले से आपने बहुत ज़बरदस्त अपना एनालिसिस दिया। और हमारी कोशिश है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी अपने रिमार्क्स जो हैं वो हमारे पेज पर दे सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर दे सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अगर उनके दिमाग में कोई ऐसा सवाल है जिसका वो जवाब चाहते हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।